प्यारे से बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? थंबनेल एंड टाइटल पर देखकर समझ गए होंगे मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। तो इससे एक प्यारा सा थॉट कि रोज रोज गिरकर भी मैं मुकम्मल खड़ा हूं, रोज रोज गिरकर भी मैं मुकम्मल खड़ा हूं। ए मुश्किलों देख लो, ए मुश्किलों देख लो, मैं तुमसे कितना बड़ा हूं। एक विद्यार्थी जीवन में अप एंड डाउन बहुत आते हैं, ठीक है। बच्चा गिरता है फिर आगे बढ़ता है, ठीक है। अब गिरता पड़ता ये नहीं है कि तुम दौड़ रहे हो तुम गिर रहे हो, ये मतलब समझ लेना। मतलब जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर होते हैं, जो तुम्हारे क्लासमेट्स में होते हैं, ठीक है, जो तुम्हारे बराबर बच्चे होते हैं, वो कभी तुमको पीछे कर देते हैं तुमसे पढ़ने में, ठीक है। या फिर तुमसे जो है ना कि कभी कभार नीचे गिर जाते हैं, वो भी पीछे रह जाते हैं, तुम पढ़ने में अच्छा स्कोर कर जाते हो, तो उसे अप एंड डाउन कहते हैं, गिरना संभलना कहते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें तुम्हारे सामने आती हैं, लेकिन कभी कभी तुम्हारे रिश्तेदार भी तुमको ताना देकर नीचा दिखाई देते हैं। खैर छोड़ो, रिश्तेदारों के बारे में क्या कहें। थंबनेल एंड टाइटल पर समझ गए आप। अगर पेपर में कुछ ना आए तो क्या करना है, सिंपली भाषा में मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे या फिर बहुत ज़्यादा बच्चों के डाउट थे, सर फ़ोन आ रहे थे कि सर एक चीज़ बताओ, ठीक है सर हमने तैयार कर लिया, सर आपने हमें हिंदी में पढ़ा दिया कि 24 फरवरी का हिंदी का पेपर है, ये प्रश्न आएंगे, ऐसे आएंगे, ठीक है सर आपने समझा दिया, हम समझ गए। अब ये बताओ अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन नहीं आया तो क्या करें? अगर सर कोई क्वेश्चन आधा आ रहा है तो सर उसको लिखें ना लिखें? अगर सर अपनी तरफ से बनाकर भी लिखें तो क्या माइंडसेट होना चाहिए किसी भी टॉपिक को लेकर या फिर किसी भी प्रश्न को लेकर, है ना सर? या फिर अभी से उन चीज़ों के लिए कैसे प्रिपेयर हो जाए, कैसे तैयार हो जाए? सर थोड़ा बहुत तो कुछ बता दो। तो आज की इस वीडियो में मैं वही बातें आपको बताने वाला हूं, तो रेडी रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा, इससे ज़्यादा लंबा मैं नहीं करूंगा, इसको पहले ही बता देता हूं, ठीक है। हिंदी के पेपर के साथ में मैं आपको इसको बहुत डीपली, बड़े आराम से, बड़े प्यार से समझाने वाला हूं, ठीक है, कि अगर कुछ ना आए तो क्या करना है, ठीक है। अब ये है आपसे, इस तरीके से आपसे खंड का से स्टार्ट होगा। अब यहां से आपके ऑब्जेक्टिव शुरू होंगे। अब ऑब्जेक्टिव में क्या है, बच्चों को ज्यादा तैयार होते हैं, अगर एक आधा गलती हो भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। बट इसमें एक चीज नहीं मतलब छोड़नी है। अगर हमको जैसे इसका आंसर नहीं पता, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है, अब हमको इसका आंसर नहीं पता, ठीक है। अब मेरे को लगता है कि भाई इसका रामचंद्र शुक्ल आंसर सही है, मेरे को लगता है, चाहे वो गलत है, आपको पता है रामचंद्र शुक्ल गलत आंसर है, लेकिन मेरे को लगता है, मैं फिर भी आंसर दे देता हूं। तो इसमें एक कंडीशन तो बन जाती है कि जो हमारे जो निरीक्षक होते हैं, जो कॉपी चेक करते हैं हमारी, उन पर थोड़ा सा गलत प्रभाव जाता है कि बच्चा तो शुरुआत से गलती कर रहा है। तो इसको हम ऐसे ना कर हम ऐसे कर सकते हैं कि जिन प्रश्नों के जवाब हमको पहले आते हैं, जैसे कि इनके उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, ठीक है, या फिर जैसे चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है, ठीक है। तो इन प्रश्नों के अगर हमको जवाब आते हैं तो हम इन प्रश्नों को पहले कर दें, बाद में उनको करें। क्या सर ऐसा भी कर सकते हैं? लेकिन कर सकते हो, आपको विद प्रश्न के साथ में उत्तर करना पड़ेगा। तब अगर आप चाहो कि जैसे आपने डाल दिया कि भैया ऊपर डाला पहले प्रश्न संख्या का, ठीक है, या फिर प्रश्न संख्या 1 का करके आपने ऐसे डाल दिया, फिर नीचे यहां पर आपने उत्तर संख्या कर दिया, ठीक है, कि उत्तर संख्या भैया हमारा 1 है और इसका का से स्टार्ट है। तो आप यहां पर डाल दो कि पहले का का, दूसरे का खा, तीसरे का गा, आप ऐसे डाल दो। वो एक चीज कब होती है, जब आपको रियली में सही आंसर पता है, लेकिन आपके अगर आंसर्स गलत हो सकते हैं, आपको पहले सवाल से जवाब नहीं आ रहा, तो आपको विद क्वेश्चन यानी कि प्रश्न के साथ में उत्तर करने होंगे। इस बात को अपने दिमाग में अभी सेट कर लेना, ठीक है। ये तो रहा बहुविकल्प प्रश्न। इसके बाद आपके सामने आते हैं ये गद्यांश पद्यांश, ठीक है। अक्सर बच्चे इन गद्यांश पद्यांश का जवाब ढंग से नहीं दे पाते, क्योंकि इन गद्यांश की बहुत से बच्चों को व्याख्या नहीं आती, क्योंकि सर ने जब पढ़ाया था तो उन्होंने तो भैया व्याख्या करा दी थी, उन्होंने तो बहुत अच्छे से समझा दिया था, लेकिन हम तैयार नहीं कर पाए, हमारी गलती थी। अब सर हम क्या करें?
सर ये तो बड़ी विडंबना है, सर ये तो हम आप बहुत बड़ी परेशानी आ गई, सर इनको कैसे करेंगे। अब देखो, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अगर आप इस गद्यांश को पढ़ते तो आपको समझ में आ ही जाता है कि भाई ये किस चैप्टर से, इसके कौन लेखक हैं, ठीक है। अब जब आपने ये पढ़ा जादू मक्खियों का, तो होम तो आप समझ गए होंगे मदर मार्गेट की बात हो रही है, ठीक है, मदर टेरेसा वगैरह की बात हो, तो समझ गए भाई रॉबर्ट नर्सिंग होम में इसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आप समझ गए अच्छी तरह से, आपने इस प्रश्न का जवाब मानो अच्छी तरीके से दे लिया, वेरी गुड। अब आपको ये नहीं आता कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। अब आपको इस सवाल का जवाब आता ही नहीं है, तो आप इस सवाल को कैसे करोगे। इसका भी मुझसे बच्चों ने सवाल पूछा, अरे सर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अक्सर इस सवाल में कंफ्यूज हो जाते हैं हम, सर इसका क्या है। अभी डाउट सेशन हुआ था हमारा ऐप में, जो हमारे बच्चे पेड हैं उनके साथ में, तो तब मैंने फिर सोचा कि भाई एक लेके आते हैं, और 2-3 दिनों से लगातार कॉल भी आ रही थी बच्चों की कि सर कैसे करें। अब इसीलिए हम जल्द ही जो है मैं 1 या 2 दिन में जो है आपका अनसॉल्व्ड भी शुरू करने वाला हूँ, ठीक है, आपके अनसॉल्व्ड भी स्टार्ट करने वाला हूँ, जिससे कि आपको किसी भी चीज़ में आगे जाकर कोई परेशानी ना हो। अनसॉल्व्ड में क्या होगा कि अभी मैं पेपर आता हूं तो मैं बहुविकल्प प्रश्न बताता हूं, इनमें से ही छांट कर यहीं से ही क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं। मैं लिखता नहीं हूं, लेकिन अनसॉल्व्ड में मैं लिखूंगा, वहां मैं चीजों को डीपली समझाऊंगा अच्छी तरीके से। चाहे 1 घंटे में 2 ही क्वेश्चन हो, लेकिन उन 2 क्वेश्चंस को मैं आपको बड़े प्यार से बड़े आराम से कराऊंगा, ठीक है। ये मेरा काम है, ये मैं आपके लिए 100% करूंगा, ठीक है। अब ये आपसे पूछा भाई रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये प्रश्न है आपसे, ठीक है। अब मान लो कि यहां से लेके, ठीक है, यहां से लेके और मात मानो यहां तक, इन 2 से 3 लाइनों के नीचे अंडरलाइन है, ठीक है, 2 से 3 लाइनों के नीचे अंडरलाइन है। एक तो ये होता है कि आपको इसकी थोड़ी बहुत व्याख्या आती है कि कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती, हंसी उनकी यों की मोतियों की बोरी खुल पड़ी हो और काम यों की मशीन मात माने। ये है, एक तो ये है कि आप इस प्रश्न को छोड़ ही दो क्योंकि आपसे बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन अगर ये प्रश्न 2 नंबर का है और जितना यहां लिखा है अगर मैं उतना भी लिख देता हूं तो क्या मुझे 1 नंबर मिलने के चांसेस हैं सर? तो मैं कहूंगा यस। अगर जितना भी रेखांकित कर रखा है, चाहे जितना भी मोटे अक्षरों में लिखा है, आप उसको भी उतार देते हो, उसको भी कर देते हो, तब भी आपको 1 नंबर मिलने का चांस रहेगा। देखो, क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा है कि कुछ कर दो। अगर मानो ये आ ही नहीं रहा आपको और आप इस प्रश्न को छोड़ दो तो नंबर तो नहीं मिलने वाला, नंबर की वैल्यू तो 0 ही रहने वाली है, 0 ही रहने वाली है ना। इससे अच्छा तो इन 2 लाइनों को लिख दो, क्या पता जो निरीक्षक हैं वो आपसे खुश होकर आपको जो है 1 नंबर दे ही दे, हो सकता है ना। तो ये चीज आप करो, आपके लिए बेटर है, ठीक है। और जिनको आता है वो थोड़ा बहुत अपनी तरफ से इनमें चीजें इंक्लूड करते चले जाओ, काम होता चले जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो जैसा आए वैसा कुछ तो करो, तभी तो नंबर मिलेगा। अभी एक नहीं मक्खियों को आदमी बनाने वाले जीवन का जादू नहीं, इस पंक्ति का आज से स्पष्ट कीजिए। मतलब इस पंक्ति का मतलब क्या है कि आदमियों को मक्खी बनाने का काम रूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाले जीवन का जादू हम की सबसे बढ़िया मदर मार्केट करती है, ठीक है। तो अब आपने अगर व्याख्या पढ़ी है, थोड़ी सी मैं लाइटिंग डालूं। जो रॉबर्ट नर्सिंग होम में उसमें जो रोगी रहते हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, उन पर जैसे मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं, इतने रोगी कि उनके पास खुद उनके अपने नहीं जाना चाहते, लेकिन उनको ठीक करने का जादू होम की सबसे बढ़िया मदर मार्केट करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे आदमी को मक्खी बनाने वाला और मक्खी को आदमी बनाने वाला जादू होता है। लाइक इस तरीके से अपनी तरफ से व्याख्या कर दो। देखो, जितना हो सके अगर आप चीजें अपनी भाषा में करते हो तो भैया आपके लिए बड़ा फायदा है, ठीक है जी। और एक चीज अभी बता रहा हूं, चीजों को रटने से बचो, रटने से जितना बचोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। ये तो रहा गद्यांश का टॉपिक आपको समझाने की दृष्टि से, ठीक है। सेम पद्यांश में भी यही चीज कर देना तुम लोग, ठीक है। अब आ रही आती है सर साहित्यिक परिचय, अक्सर करके हमको कंफ्यूज कर जाते हैं,
ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं है कि भाई क्लास 12th में किसी भी बच्चे ने इन साहित्यिक परीक्षा को तैयार नहीं किया होगा लेखक या कवि के बारे में, ठीक है। अब जैसे कि मैं बात करता हूँ वासुदेव शरण अग्रवाल की, इनके बारे में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। मैं लेखक और कवि दोनों में से एक एक के बारे में थोड़ा सा हटके पॉइंट बता रहा हूँ। रीजन है क्योंकि बच्चे डरे हुए हैं, 24 फरवरी नजदीक आ रही है, तो एग्जाम में ये ट्रिक जरूर लगाना, कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए, ये मैं मानता हूं, ठीक है। 100 अंक में से आपको 33 अंक चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। तो इतना भी मत डरो, जिनको सिर्फ अगर ये कि भाई यार बस कैसे भी पास हो जाऊं मैं इस साल, तो ये वीडियो उनके लिए वाकई में ही हेल्पफुल रहेगी, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं, ठीक है। 100 में से 33 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए, सभी बच्चे पास होंगे, फिक्र मत करो, ठीक है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल, जैसे इनका ये साहित्यिक परिचय है, साहित्यिक परिचय ही पूछा है। अब अगर आपने थोड़ा बहुत वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में पढ़ा है तो वो पुरानी चीजों में ज्यादा विश्वास रखते थे, पुरातत्व के वो क्या थे, निरीक्षक थे, ठीक है। वो इतिहास ग्रंथ, ठीक है, पौराणिक चीजों में, ऐतिहासिक चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे, उसके वो शोध करता थे। अब इसके ऊपर आप बना के लिखते कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने अपने जीवन में बहुत ही महान कार्य किए हैं। कहा जाता है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी को एक प्रकांड पंडित के नाम से भी जानते थे। ये बहुत विद्वान थे, इन्होंने पौराणिक चीज़ों पर बहुत कार्य किए थे, जिसमें हमारे ग्रंथ थे, जिसमें पौराणिक ऐतिहासिक थे, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप बना कर भी अगर करते हो तो भैया 5 नंबर का टॉपिक होता है, 5 नंबर का होता है। अगर आधा गलत आधा सही अपनी तरफ से बनाकर करते हो तो भैया 2.5 नंबर तो मिलेंगे ना, 2.5। अरे 2.5 मत मिलो, 2 नंबर तो मिलेंगे, तो छोड़ना क्यों है। अक्सर बच्चे गलती करते हैं। देखो हमने अभी आपने देखा होगा आपके स्कूल्स में होते हैं सर, होते हैं, आपसे कोई सवाल पूछे और आप बिल्कुल जवाब मत दो, आप यूं खड़े हो जाओ, आपको मतलब जवाब नहीं आ रहा, वो भी समझ गए जवाब नहीं आ रहा, आप खड़े हो। जहां सब में एक एक थप्पड़ पड़ रहा होगा गलत जवाब देने पर, वहां आपके जवाब ना देने पर वो टीचर आपको 2 थप्पड़ मारते हैं। क्यों? पहला इसलिए कि जवाब नहीं दिया, दूसरा इसलिए कि गलत जवाब भी नहीं दिया। पहला किस लिए दिया था, मारा था थप्पड़ कि जवाब नहीं दिया, दूसरा इसलिए मारा कि इसने गलत जवाब भी नहीं दिया। अरे जवाब तो देता, गलत ही देता। तो वही चीज यहां पर करो ना यार। अरे टूटा फूटा कैसा भी लिखो, लिखो तो सही। अरे 5 नंबर नहीं 2 नंबर तो मिलेंगे, है ना। तो कुछ तो हाथ आए। तो ऐसे ही आपको इसमें करना है। किसी कवि का पूछे तो रामधारी सिंह, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, इनके बारे में से किसी क्या कर दो कि भैया जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के महान प्रवर्तक थे, ठीक है, और इनकी रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य रूप दिखता था, इनकी रचनाएं बहुत अच्छी थी, इन्होंने काव्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान दिया था, बहुत ही कुछ सालों में ऐसे महान कवि लेखक पैदा होते हैं युगों में। मतलब इसी तरीके से बना कर देना। अरे 2-3 नंबर कुछ तो मिलेगा ना, मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। अरे मत रटो, थोड़ा बहुत समझो, अभी से टाइम दोगे इन चीजों को तभी तो होगा। तो ये चीजों पर थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। बाकी कहानी तो आपको पता ही है कहानी कैसे लिखनी होती है, सिंपल है ना। कहानी तो नानी वाली कहानी सुनी है, तो बाद में जब हम उस कहानी को दोहराते हैं तो टूटा फूटा लिखते हैं ना, वैसे ही यहां पर कर देना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तो मिलेगा। खंड काव्य जिसके यहाँ से जो है वो कर लेना। अब भाई संस्कृत गद्यांश की बात होती है कि भाई सर इसमें तो कोई जुगाड़ नहीं कर सकते, इसमें भी है जुगाड़, ठीक है, इसमें भी जुगाड़ है। इसमें जुगाड़ क्या है? अब बच्चे क्या करते हैं भैया, ये संस्कृत के दोनों गद्यांश, बच्चा क्या करता है, इस पहली लाइन को पढ़ता है सिर्फ, या फिर मान लो इसकी पहली लाइन को पढ़ता है। अब वो क्या करता है, इसकी पहली लाइन पढ़ी, इसका अर्थ नहीं उसको पता, तो वो आगे की 2-3-4 लाइनें होती हैं वो उनको नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से वो इस टॉपिक को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, यानी कि कट कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, आप एक लाइन को पढ़ो, फिर उसके बाद पूरा जितना गद्यांश है उसको पढ़ो। अगर 1-2 लाइन का भी अर्थ आपको आता है तो उससे मिलता जुलता थोड़ा बहुत आप लिख दो। 7 नंबर का आता है बेटा ये टॉपिक। कितने का आता है? 7 नंबर का। 7 में से 4 नंबर का गलत कर दोगे मानता हूं, पर 3 नंबर का तो कुछ करोगे। अरे कुछ ना कुछ तो देंगे, ऐसा तो नहीं है वो बिल्कुल यूं कर देंगे, बिल्कुल यूं नहीं करते।
अगर तुमने लिखा है और थोड़ा बहुत उस टॉपिक से या उस प्रश्न से उसका जवाब मिलता है तो वो आपका यूं नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें 1 या 2 या 3 नंबर आपको देंगे टॉपिक के हिसाब से, इस बात को अपने माइंड में सेट कर लेना, ठीक है। अभी भी बता रहा हूं, कोई भी इसको नहीं बताएगा भी तो कब, एग्जाम टाइम पर, जिससे कि बच्चों का डर कम हो सके, या फिर जो लोग तैयारी नहीं कराते वो लोग इन चीज़ों को लास्ट टाइम पर बताते हैं, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं क्योंकि तुमको डर ना लगे, ठीक है। सेम इसमें करना है। मुहावरे वगैरह तो आपको बता ही दिए। अपठित गद्यांश पद्यांश में तो कुछ खास चीज़ें हैं नहीं, एक कहानी है, इसी कहानी में से प्रश्न देने हैं, इसमें से अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना है। कोई भी प्रश्न आए, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, उन तीनों प्रश्नों के जवाब इसमें से देने हैं, ठीक है। अब ये शब्द जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जो आए उसको आराम से लिखो, नहीं आता है तो विद प्रश्न के साथ में उसका उत्तर लिखो, चाहे गलत लिखो, विद प्रश्न के साथ में उसका उत्तर लिखो, जिससे कि अदर प्रश्नों में सामने वाले को कंफ्यूजन ना हो, जिससे कि वो आपके सभी प्रश्नों को मतलब सभी जवाबों को ना काटे, ना कि सभी उत्तरों को काटे। ऐसा होता है कि अक्सर क्या करते हैं, जैसे पहला दूसरा दे रखा है तो पहले का दूसरे का पहले का दूसरे का घा कर देते हैं, ठीक है। 2 आंसर हैं। अब हमारे पहले का जो का था वो क्या था, गलत, और दूसरे का जो घा था वो सही था, तो इसके चक्कर में इन दोनों को वो यूं कर देंगे, तो यहां आपका 1 नंबर कटने का चांस फिर बन जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको इसके साथ में इसमें जो भी इसका आंसर हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, उसमें आपको आंसर करना है, ठीक है। बाकी सब आपको पता ही है, इन चीजों पर ध्यान देना, ठीक। रसछंद अलंकार ये आपको पता ही है कैसे करने, जैसे सभी में मैंने आपको बताया है, जैसा आए टूटा फूटा भाई लिख देना, कर देना, कुछ नहीं तो कुछ तो मिलेगा। अब बारी आती है हमारी पत्र की। अच्छा एक चीज बताओ, जो पत्र होता है ये टॉपिक कैसा टॉपिक होता है? ये टॉपिक हमारा एक सामाजिक टॉपिक होता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी हो, किसी भी फील्ड से आता हो, किसी भी वर्ग से आता हो, किसी भी जाति से आता हो, पत्र जैसा टॉपिक उसकी जिंदगी में कहीं ना कहीं आता है। अब मैं बताऊं कैसे, गमार से गमारो उसकी जिंदगी में भी आता है भाई। अभी सपोज मान लो आपके घर में किसी ने कोई केस कर दिया, तब आपको पत्र लिखना होगा या पत्र लिखवाना होगा किसी से, तो वहां आपको जरूरत पड़ेगी, सामाजिक टॉपिक है। आप हॉस्पिटल में हो, किसी मेडिकल में हो, आपको फ्री मेडिसिन चाहिए, फ्री दवाइयाँ चाहिए, फ्री ट्रीटमेंट चाहिए, तब भी आपको एक पत्र लिख कर देना पड़ेगा, क्योंकि लिखित मांगते हैं वो लोग। तो पत्र एक ऐसा टॉपिक है जो कि एक सामाजिक टॉपिक है, जिसमें अपनी भावनाएं, अपनी धारणा आपको लिखनी होती हैं। और हमसे पूछा शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक प्रबंधन को आवेदन पत्र लिखिए, यानी कि मुझे एजुकेशन लोन चाहिए, तो मैं उसमें अपने हिसाब से लिखूंगा ना चीजें। ये तो है नहीं जो किताबों में लिख दिया है वो कर दूं, मैं अपने हिसाब से लिखूंगा, तो इस तरीके से लिखूंगा कि सामने वाले को पढ़ने में जेन्युइनली अच्छा लगे। ऐसा नहीं है कि, ऐसा भी मत कर देना कि 1 पेज पर आने वाली चीज को आप 2 पेज पर करो, ये गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। क्योंकि पहला आपका टाइम बर्बाद होगा, दूसरा आपके नंबर कट जाएंगे। क्योंकि जो कॉपी निरीक्षक चेक कर रहे हैं वो निरीक्षक पागल नहीं है, उनको सालों से कॉपी चेक करने का अनुभव है, और उनको पता है कि कौन सा टॉपिक कितने शब्दों में खत्म हो जाता है, कितनी लाइनों में खत्म हो जाता है। तो उनको बिल्कुल भी पागल समझने की कोशिश मत करना, उनको स्मार्ट बने रहने देना, खुद ओवर स्मार्ट मत बनना। इस पॉइंट को जरूर नोट कर लेना, ठीक है। अब आता लास्ट में निबंध का टॉपिक। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। ये भी टॉपिक कैसा है, सामाजिक टॉपिक है। टिप, कभी आपने सुना है कि मोदी जी ने फलाने देश पर टिप्पणी कर दी, योगी जी ने इस समुदाय या इस वर्ग पर एक टिप्पणी कर दी, अखिलेश यादव ने इस पर टिप्पणी कर दी। वो टिप्पणी ऐसा एक निबंध ही होती है, ठीक है। उसमें आप अपने विचारों को जिस भी वर्ग के प्रति या जिन भी चीज़ों के प्रति लिख रहे हो, उनको आप अपने रूप से लिख रहे हो, ठीक है। आप पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, इस पर अपने विचार किस तरीके से प्रयुक्त करोगे, आइडिया थोड़ा सा आपको मिल जाएगा जो आपने को निबंध पढ़ाए हैं, ठीक है। मेरे प्रिय कवि, या फिर शिक्षा में खेलकूद का स्थान, ठीक है। अब खेलकूद कितना इंपॉर्टेंट है और उस खेल से
आगे जाकर भविष्य भी बन सकता है, ये आप भी जानते हो। और शिक्षा में खेलकूद को बराबर का स्थान अब क्यों दिया जा रहा है, आपको भी पता चल गया है कि भैया विराट कोहली की ज़िंदगी बन गई, हमारे अलीगढ़ का रिंकू सिंह है उसकी ज़िंदगी बन गई, खेल की वजह से तो बन गई। नीरज चोपड़ा है, ठीक है, उसकी ज़िंदगी बन गई। तो ये क्या है, तो ये खेल का ही एक स्थान है शिक्षा में, ठीक है। तो खेल को पहले लोग सिर्फ एज आ फन वे में लेते थे, लेकिन अब एक वो शिक्षा बन चुकी है। तो आप उसके प्रति अपनी भावना, अपनी धारणा कैसे रखते हो, उन चीज़ों के बारे में लिखो, रटो मत, अपनी तरफ से समझो, फिर उसको लिखो, तभी आपको पूरा अंक मिलेगा। तो इन बातों को ध्यान से रखें। पहला मैंने आपको बता ही दिया कि किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, गलत ही सही पर जवाब देकर आना। अगर आपको पता है कि भाई मेरे को सवाल का जवाब आता ही नहीं है, गलत है, तो उस सवाल का जवाब बाद में दें, जिससे कि पहले जो सही सवाल हैं उनसे निरीक्षक का माइंडसेट अच्छा हो जाए। तीसरा क्या है, आधा जवाब लिखें। जैसे जवाब पूरा नहीं आ रहा, आधा जवाब लिखें, 1 नंबर या आधा नंबर जरूर मिलेगा, जो भी उसका आधा होगा, ठीक है ना। चौथा पॉइंट क्या था, चौथा पॉइंट आपके लिए ये था कि जितना हो सके उतना पढ़ो, ना कि रटो, क्योंकि रटंत विद्या फलंत नाय, तो रटना बंद कर दो। 5th पॉइंट क्या था, स्मार्ट बनो, ओवर स्मार्ट मत बनो। यानी कि अगर प्रश्न का जवाब 2 लाइन का है या किसी टॉपिक का जवाब 1 पेज का है, तो 1 पेज पर ही खत्म करो, ज्यादा 2 पेजों पर लिखकर टाइम को वेस्ट बर्बाद मत करो और सामने वाले का दिमाग खराब मत करो, ठीक है। तो स्मार्ट बनो, ओवर स्मार्ट मत बनो। ये 5 पॉइंट मैंने आपको इस वीडियो में बताए। अगर आप इन 5 पॉइंट्स को अभी से अपने भावी जीवन में उतारते हो तो बोर्ड एग्जाम में मैं ये लिखकर दे सकता हूं, हिंदी क्या कोई भी टॉपिक हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक बिना किसी देरी के। एंड जिन भी बच्चों को फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक कर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहां से आपको फ्री क्लासेस, फ्री PDF जैसी चीजें मिलती रहेंगी एंड हमारी तरफ से सपोर्ट भी, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।